हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेबी जो न्यू रूल्स लेके आया है, मतलब एफएनओ डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट है हमारा, उसके अंदर कुछ कंप्लायंसेस में उन्होंने चेंज किए हैं और टोटली उसमें जो उनका नया सर्कुलर आया है, ओके, वो आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा पूरा अगर आपको पढ़ना है। बट बेसिकली उसमें 6 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया गया है ना। हर पॉइंट हमारे लिए मतलब ख़राब है ऐसा नहीं है, ओके। सारे जो पॉइंट्स है वो हमें इफ़ेक्ट भी नहीं करेंगे इतना। कुछ 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें ज़्यादा ध्यान में रखने हैं और जो हमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगे, ओके। तो हम सारों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ज़्यादा और नहीं पड़ेगा वो भी उसमें शॉर्ट में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बट ये चीज़ देखो, आपके लिए बेटर ही है अगर इस पे आप जजमेंट निकालने जाओगे कि ये सेबी ने अच्छा किया या सेबी ने ये बुरा किया या जो भी है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप इस मार्केट में हम टिक नहीं पाएंगे, राइट ना। जो भी है, जो रूल्स हैं वो रेगुलेटर हैं, तो उनके रूल्स को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है कि हम मार्केट छोड़ के चले जाए, ये एक तरीका होता है, बाकी तो और कुछ हम कर नहीं सकते, राइट। तो जो भी रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहे हैं, नए रूल्स आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। बट अभी हाल फिलहाल के लिए हम यही डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ना। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन, ओके। अपफ्रंट जो प्रीमियम का कलेक्शन होता है वो अपफ्रंट होगा ना। आप बोलोगे सर हम तो ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑब्वियसली अगर 5,000 का कोई हमने ऑप्शन बाई किया है तो वो हम फुल पेमेंट ही करते हैं, ठीक है। इसका तो आप पेमेंट फुल में ही करते हो, तो इसका क्या मतलब है? देखो, अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन मतलब क्या होता है, सिंपल है, ये हमको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ओके। पहले 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, तो पहले वही डिस्कस करूँगा मैं। तो अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन क्या है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? ऐसे लोगों को जो अपने स्टॉक्स को प्लेज करके उसका जो मार्जिन बेनिफिट मिलता है, ओके, उसको हम क्या करते थे, उसको एफएनओ ट्रेड्स में हम यूज़ कर सकते थे, ओके। मैं खुद भी ये चीज़ करता हूँ, ओके। मैं स्पेशली ये चीज़ करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो मैं भी ये चीज़ करता हूँ। मेरा जो भी पोर्टफोलियो है, स्टॉक्स पड़े हैं, उनको मैं प्लेज करके देता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। मुझे पूरा कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, बाकी किसी के लिए मतलब बाइंग के लिए तो कोई यूज़ नहीं करता हूँ। बट ये एक चेंज आने वाला है, और ये चेंज इतना याद रखना है कि ये चेंज सिर्फ़ और सिर्फ इक्विटी में, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हो उसी में इफ़ेक्ट होगा। इंडेक्स में इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब इंडेक्स में आप जो मार्जिन यूज़ करते हो वो कर सकते हो, सिंपल है। अगर स्टॉक प्लेज किए हुए हैं तो उसका मार्जिन बेनिफिट आप इंडेक्स के एफएनओ में, मतलब इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप यूज़ कर सकते हो, बट इक्विटी में नहीं कर सकते हो। इक्विटी में आपको अगर पोजीशन लेना है, मान लेते हैं कि आपने 50,000 का स्टॉक प्लेज किया हुआ है, ओके, आपकी प्लेज वैल्यू 50,000 है, और मान लेते हैं कि आपको कोई फ्यूचर बाय करना है और उसकी वैल्यू 3 लाख है, ओके। मान लेते हैं आपको कोई फ्यूचर, कोई स्टॉक का, मान लेते हैं रिलायंस का हमें बाय करना है, तो ये जो 3 लाख रुपए हैं ये आपको पूरे का पूरा देना पड़ेगा। आपको इसमें कोई भी मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले ही आपका 50,000 का प्लेज किया हुआ है, ओके। तो इक्विटी में ये दिक्कत होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कोई हमारे लिए खास नहीं है। जो कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करते हैं उनके लिए है कि कैलेंडर स्प्रेड ये लोग बंद कर रहे हैं, ओके। तो उसका हमारे लिए इसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, सिंपल है। थर्ड पॉइंट है कि इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। क्या होगा? इंट्राडे पोजीशन जो हमारी होगी, ओके, उसकी मॉनिटरिंग मतलब ये कौन करेगा? ये ब्रोकर वगैरह करते हैं ना। ये देखो, जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए तो ये पहले से हो रहा है। ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए पहले से इंट्राडे पोजीशन मॉनिटरिंग हो रही है, ओके। दिन में 2-3 बार 4 बार जो भी है उनका रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से पोजीशन मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है कि आप कितना मार्जिन यूज़ कर रहे हो, कितना खुद का पैसा लगाया है, और कितना आप एक्सपोजर ले रहे हो, रिस्क कितना ले रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेबी ने बोला है कि ब्रोकर को पोजीशन मॉनिटरिंग करना है इसका। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए ये पहले से होता आ रहा है। अब ऑप्शन बाइंग में भी ये चीज़ होगा, ओके। अब ये बाइंग में भी ये चीज़ होगा, बट इसमें भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ब्रोकरों को ज़्यादा दिक्कत की बात है, बिकॉज ब्रोकर कई बार क्या करते हैं, पूरा दिन ये वो एडजस्टमेंट करके कुछ भी चला लेते हैं, और जब मार्केट
क्लोज होता है उसके बाद वो एडजस्टमेंट्स करते हैं, ओके, उसके बाद वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो वो कई बार क्या है कि कुछ भी अगर किसी का ओवर लेवरेज है या ऐसा कुछ है तो वो एडजस्टमेंट्स कर देते हैं मार्केट के बाद, बंद होने के बाद। तो सेबी को ये सब चीज़ें पता नहीं लगती। बट अभी सेबी ने क्या बोला है कि 4 स्नैपशॉट आपको लेने होंगे पोजीशंस के, जो भी आप पोजीशन मॉनिटर कर रहे हो दिन में आपको पर डे आपको 4 स्नैपशॉट लेने होंगे। तो अभी ये ब्रोकरों के लिए, हमारे लिए कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। हमारे लिए जो 4th पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, ये है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का, ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइज़। ना पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो मान लेते हैं 50,000 अभी हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है, ओके, और उसका जो लॉट साइज़ है वो अभी 15 का है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओके, ये फिगर आएगा 7,50,000 अप्रॉक्सीमेटली हम मान रहे हैं। तो अभी क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है वो आ रहा है 7,50,000। तो अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू की लिमिट है, ओके, ये 5 to 10 lakhs है, ओके, 5 to 10 लाख के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब ये 10 लाख से एक्सीड करेगा तो हमें लॉट साइज़ डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, और ये 5 लाख से कम हो जाएगा तो हमें लॉट साइज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सिंपल है, इस तरीके का रूल है। नाव इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने यही लिमिट कर दी है 15 to 20 lakhs, ओके, 15 to 20 lakhs कर दिया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी 50,000 अगर मान लेते हैं बैंक निफ्टी चल रहा है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 15 लाख आएगा, ठीक है। सिंपल है, मान लेते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हम यहाँ पे 30 कर देते हैं, तो 30 करेंगे तो आराम से आपको ये 15 लाख का फिगर मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी की साइज़ 30 हो जाए, निफ्टी की वापस से 50 हो जाए, ओके। इस तरीके से सभी के कॉन्ट्रैक्ट साइज़ इंक्रीज़ होंगे। इससे होगा क्या, इससे सिंपल है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगा, ओके। अभी जो 2-3 हज़ार में हम ट्रेड कर पाते हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा कैपिटल लेके मार्केट में आना पड़ेगा। तो आई गेस 2 और 3 टाइम्स आपको कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मतलब पहले अगर 10,000 में आपका काम बन जाता था एक लॉट का, तो अभी 20 से 30,000 रुपये को आपको लगाने पड़ेंगे, ओके। ये एक अच्छा स्टेप है, बिकॉज इससे क्या है, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जो 1000 या फिर 3,000 5,000 लेके मार्केट में आ जाते थे और जुआ खेलते थे, गैम्बलिंग करते थे, ओके, ये सब अभी बंद हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जब इन्होंने कम की तभी मुझे अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज इससे क्या होता है फ्रेंड्स, फालतू का मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाता है। अभी आप देख रहे हो फालतू के स्पाइक्स लग रहे हैं, ये होता है। ये सब क्यों होता है, बिकॉज मार्केट में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर दोगे तो लोगों को मैनिपुलेट करने का मौका भी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, 5th पॉइंट, वो क्या है, वीकली एक्सपायरी का, ओके, वीकली एक्सपायरी। तो ये भी मेरे हिसाब से अच्छा है, ओके। किन के लिए अच्छा नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा। नाउ इसमें क्या है, इन्होंने एक ही चीज़ बोली है, पर एक्सचेंज, ओके, पर एक्सचेंज 1 एक्सपायरी, ओके, पर वीक, ओके। मतलब NSE एक एक्सचेंज है, उसकी कोई भी एक ही इंडेक्स में, मान लो निफ्टी, ओके, तो निफ्टी एक अगर उन्होंने की तो इसी का एक वीकली एक्सपायरी हो सकता है। बाकी जो सभी NSE के इंडेक्स है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी है, ओके, मिड कैप निफ्टी है, फिर फिन निफ्टी है, फिर क्या है, बैंक एक्स आई गेस है, ओके, ये सारे जो भी होंगे इन सभी के सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी, ओके। बिकॉज अगर NSE निफ्टी का वीकली एक्सपायरी रख रहा है तो उसको बाकी सारों में मंथली एक्सपायरी रखनी पड़ेगी। मतलब पर एक्सचेंज ओनली 1 वीकली एक्सपायरी विल बी अलाउड, सिंपल है। और BSE का कौन सा है इंडेक्स, BSE का सिंपल है सेंसेक्स है, ओके, एक ही है BSE का सेंसेक्स। तो आप एक चीज़ समझ लो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी 1 वीक में होगी, ठीक है, वीकली एक्सपायरी में एक सेंसेक्स तो होगा। अभी NSE को सिलेक्ट करना है कि वो निफ्टी सिलेक्ट करेगा, ये बैंक निफ्टी सिलेक्ट करेगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में से करेगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो फिन निफ्टी या मिड कैप या बैंक एक्स में जाएगा, ओके, वो डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी ही करेगा। और ज़्यादातर चांसेस क्या है कि हमें देखने को मिले कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ये दोनों की एक्सपायरी हमको वीकली में देखने को मिल सकती है, बाकी सारे मंथली में चले जाएंगे।
ना। अब अगर ये हो जाता है तो मेरे जैसे सभी ट्रेडर्स को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ओके, क्यों झटका लगेगा ये चीज़ समझो। बिकॉज मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ। ओके, आपको पता है कि मैं 90% ऑफ द टाइम मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, बाकी कोई भी इंडेक्स में बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ। तो दिक्कत मुझे डेफिनेटली होगी। कैसे दिक्कत होगी? देखो, मंथली ऑप्शंस होते हैं वो एक तो महंगे होते हैं। ओके, डेफिनेटली आप सीधी सी बात है, अभी इस वीक का अगर 25,800 जो निफ्टी अभी चल रहा है, अगर इसका कॉल वीकली देखोगे तो उसका प्राइस शायद होगा 100 रुपये। ठीक है, और अगर आप मंथली देखोगे यहीं पे जाके तो वो 300 रुपये का होगा। तो डेफिनेटली मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। दूसरी चीज़ कि मोमेंटम में फ़र्क आ जाएगा। ओके ना, अब कई बार क्या होता था, वेडनेसडे थर्सडे को निफ्टी अगर एक बड़ा मूव दे देता था तो हमें अच्छा खासा 50 रुपये वाला ऑप्शन भी फटाफट 100 पॉइंट्स दे जाता था। ठीक है, 100 पॉइंट्स हमें मतलब 50 वाला सीधा 150 हो गया, ये सब चीज़ें होती थी। बट वीक में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी कि मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम मिल जाए तो हमें एक अच्छा ऑप्शन में मूवमेंट मिल जाए, बिकॉज वो वीकली एक्सपायरी होता था ना। अब अभी ये चीज़ होगा नहीं तो मुझे मोमेंटम भी थोड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा। तो देखो, हो सकता है मुझे पूरा अपना ट्रेडिंग जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज करना पड़े, हो सकता है मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज करने पड़े। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती है। बिकॉज मैं बैंक निफ्टी तो देखो ट्रेड करने से रहा। ओके, बैंक निफ्टी मतलब ठीक है कभी कभार अभी भी कर लेता हूँ, बट रेयरली ही ट्रेड करता हूँ। बिकॉज देखो, ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती और मुझे समझनी भी नहीं है, बिकॉज ये इतना वॉलेटाइल है कि ये मेरे लिए नहीं बना है। ठीक है, मेरे साइकोलॉजी के लिए ये है नहीं, तो इसको मैं अवॉइड ही करता हूँ। अभी निफ्टी अगर इसमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी रह गई तो इसको कैसे टैकल करेंगे, उस सब चीज़ों के लिए मुझे देखना पड़ेगा। बाकी क्या है, देखो मैं दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लाइक क्रिप्टो ना। क्रिप्टो इंडिया में टोटली अभी लीगल हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो। बट एक चीज़ है, ये बहुत ही हाई रिस्क है। ओके, क्रिप्टो बहुत ही रिस्की एसेट है। इसको आप इस तरीके से समझो, ये कोई एडवाइस नहीं है कि आप जाके क्रिप्टो में ट्रेड करने लगो, बट दिस इज़ रियली वेरी वेरी रिस्की। बट अभी गवर्नमेंट हमें अगर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दूसरा है फॉरेक्स ना, फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है, तो मैं इसका भी कुछ देख रहा हूँ। मतलब अगर इंडिया छोड़ना पड़े, ये वो पता नहीं क्या करें। ओके, बट ये सब ऑप्शंस है, अभी बहुत दूर हैं हम इससे। बिकॉज अभी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मूव करेगा, इसको मुझे अभी एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स देखना पड़ेगा। बिकॉज क्या है, ये सारे चेंजेस रोल आउट जो होंगे वो रोल आउट होते होते फरवरी 2025 तक ये पूरे रोल आउट होंगे। ओके, इसमें से जो 3 मेजर जो मैंने बताया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक वीकली एक्सपायरी और एक छठा मैं अभी बताता हूँ, ये तीनों 28 नवंबर से ही एक्टिव हो जाएंगे। ओके, ये तीनों चेंजेस जो हैं वो 28 नवंबर को स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आज से 1.5 महीने बाद। और अगर हम बाकी तीनों की जो पहले 3 हमने डिस्कस किए, ओके, जिसका इफ़ेक्ट वैसे भी हमको इतना नहीं होने वाला है, वो तीनों फरवरी में और एक जो है वो कुछ अप्रैल में जाके चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी 8 to 10 मंथ्स लगेंगे इस मार्केट को समझने में। ये टोटली देखो एक नया मार्केट उभर के आएगा इसमें, बिकॉज इसमें लोगों की साइकोलॉजी चेंज होगी, लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, और वो अगर सब चीज़ें चेंज होंगी तो प्राइस चेंज होगा, प्राइस का मोमेंटम चेंज होगा। ओके, ऑप्शन का मोमेंटम चेंज होगा, ये सारी चीज़ें चेंज होगी। तो इसको अडेप्ट करने के लिए मैं नवंबर 28 के बाद से मैं डेफिनेटली अपनी क्वांटिटी 50% कर दूंगा, एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स के लिए। ओके, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है। बिकॉज मुझे मेरे कैपिटल को सेफगार्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 1 से 2 महीने के लिए आफ्टर नवंबर 28 ये जब चेंजेस आ जाएंगे तो मैं अपनी क्वांटिटी साइज़ 50% से कम कर दूंगा। सिंपल है, कितना, 1 से 2 महीना मिनिमम। फिर मुझे सब कुछ ठीक ठाक लगने लगा तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट कुछ टाइम तक मैं ये चेंज डेफिनेटली लाऊंगा। तो मैं दूसरे ऑप्शन भी अभी एक्सप्लोर करना, देखो ये सब ट्रेड तो मैं वैसे भी करता हूँ, क्रिप्टो नहीं करता हूँ, बट फॉरेक्स वगैरह, नैस्डैक, ये सब चीज़ें मैं अभी भी ट्रेड करता हूँ। बट अभी मैं उसको इतना फुल स्केल ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मतलब वीक में 1-2 ट्रेड ले लिए तो ले लिए। मैं एकदम सीरियस नहीं हूँ फॉरेक्स को लेके, बिकॉज ये इंडिया में लीगल है नहीं, तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ। बट अगर मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला और गवर्नमेंट इसी तरीके से अगर करने वाली है, मतलब जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस है
तो मैं कुछ ऑप्शंस देखूँगा। बट एक चीज़ है कि मैं यहाँ से कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं मान रहा हूँ। ओके, देखो गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए, मैं उसके अगेंस्ट हूँ या मैं उसके साथ हूँ, ये मुझे नहीं पता। बट अगर कुछ चेंजेस मुझे नहीं जम रहे, ठीक है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट नहीं कर रहे, मेरे स्टाइल को सूट नहीं कर रहे, तो फिर डेफिनेटली मैं वो असेट सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे वो मेरी स्टाइल को सूट करने लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी खुद को देखना पड़ेगा कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल को ये सूट करता है नहीं करता है। तो कुछ टाइम लगेगा इसमें, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स दो तरीके की होती हैं। ओके, एक प्रॉब्लम जो आप चेंज कर सकते हो, ओके, और एक दूसरी प्रॉब्लम होती है जो आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर मान लेते हैं आपको कोई ख़राब हैबिट है तो उसको चेंज आप खुद ही कर सकते हो और वो डेफिनेटली चेंज की जा सकती है, राइट। आपको लेट उठने की आदत है तो जल्दी उठने की आदत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है जिनमें आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इसमें हम कितना भी कुछ भी चाहे, हम कितने भी बड़े 30 मार खा हों, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए आपको रोने का कोई मतलब नहीं है। ओके, उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपको अच्छा लगे आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बैक टेस्ट कीजिए। आप फॉरवर्ड बैक टेस्ट तो क्या ही करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, कुछ महीना 2-4 लॉट से काम करके देखिए। अगर आपको नहीं जम रहा तो फिर चेंज कर लेना अपना एसेट, जिस एसेट में आपको ठीक लगे वो ट्रेड कर लो। बट रोने से कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, ठीक है। सर ये हो गया, सर हम तो गरीब लोग हैं, मेरे पास तो 10,000 रुपये ही है, अब मैं क्या करूँ, ये वो। तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि आप 50,000 रुपये कमाओ पहले, ठीक है, फिर आओ मार्केट में। ओके, आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसे कमाने के। ओके, ऐसा नहीं बोलना मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मैं अच्छी कॉलेज में नहीं गया, सारे बहाने हैं। ओके, सारे बहाने हैं, तो ये सब चीज़ें मत बोलो। आज ऑनलाइन घर पे बैठ के भी आप ऑनलाइन चीज़ें बेच कर भी पैसा कमा सकते हो, तो जिसको कमाना है वो कहीं से भी कमा लेगा। तो प्रॉब्लम को मतलब गिनाया मत करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढा करो। इस प्रॉब्लम आपको पता है कि इस प्रॉब्लम में आप कोई चेंजेस ला नहीं सकते, आपको जो भी चेंजेस लाना है वो अपने में लाना है। तो ये आप उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उस पर ज़्यादा फोकस करो रादर देन क्राइम कि सर ये है वो है, मैं गरीब हूँ, ये। बस देखो, गरीब हो तो ट्रेडिंग मत करो, सिंपल है। खुद को पहले इतना वो बनाओ, काबिल बनाओ कि आप 50,000 कैपिटल लेके आ सको, 1 लाख कैपिटल लेके आ सको। जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, ओके, और फिर आओ ट्रेडिंग में, अगर ऐसा है तो। बट ऐसे मतलब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से खुद को पीछे मत धकेलो, ठीक है, उसको फेस करो, उसको फाइट करो, बस मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है। और जो लास्ट पॉइंट है 6th, वो क्या है, वो एक टेल रिस्क कवरेज है। देखो ये भी हमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एक्सपायरी या एक्सपायरी के पहले का दिन होगा ना, तब आपको आपका जो मार्जिन है वो 2% से ज़्यादा लगेगा। किन को? जो भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ओके, और जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, इन दोनों को ये ज़्यादा इफेक्ट होगा। हम ऑप्शन बायर को इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनको जब भी एक्सपायरी या नियर एक्सपायरी होंगे तब उनको 2% जितना मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है ऑप्शन सेलर्स के लिए और फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए। तो ये भी हमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हमें सिर्फ जो बीच में मैंने 2 पॉइंट आपको बताए हैं वही सबसे ज़्यादा हमें अफेक्ट करने वाले हैं और आपको उसी पे फोकस करना है और कुछ ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस चीज़ से प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकती है जो लोग अभी नए नए मतलब 2021 के 2022 के बाद ट्रेडिंग में आए हैं, नए नए लास्ट 1-2 साल में ट्रेडिंग करने आए हैं। इन लोगों को दिक्कत हो सकती है। वाई? बिकॉज उन्होंने देखा ही है ऐसा कि वीक में एवरी डे एक्सपायरी हो, उन्होंने देखी ही यही चीज़ है। उससे पहले मार्केट किस तरीके से वर्क करता था उससे पहले ये इनको पता नहीं है। मैं उस टाइम से ट्रेडिंग मतलब इस फील्ड में हूँ, ट्रेडिंग के फील्ड में, जब से सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट में 2 ही एक्सपायरी होती थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो भी थर्सडे एक दिन। ओके, एक दिन दोनों की एक्सपायरी होती थी। मैं उस टाइम से इस मार्केट को देखता आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि उस टाइम पे भी मार्केट कैसे वर्क करता था। बट जो ये लास्ट 1 से 2 साल में जो नए नए सो कॉल्ड ट्रेडर्स मार्केट में आए हैं उनको दिक्कत होगी।
तो उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा सीरियसली लेनी चाहिए। जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आप नए नए ट्रेडर आए हो लास्ट 1-2 साल में, 3 साल में, तो आपको डेफिनेटली कुछ वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2-4 लॉट में प्रैक्टिस करना रहेगा पहले। अगर नहीं समझ में आता है तो वर्क कीजिए अपनी मिस्टेक पे, क्या मिस्टेक हो रही है, मार्केट कैसे मूव कर रहा है, ये सब देखना। तुरंत ही कूद मत जाना ट्रेडिंग में, ओके। तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, तो प्लीज़ उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो रेगुलर ट्रेड करते हैं वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए 50% क्वांटिटी अपनी कम कर दीजिए, ओके। तो आपको डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग मार्केट की मिल जाए, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो ना। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है, कुछ लर्निंग मिली है, देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।